सास ने मनवाया अमीर और गरीब बहू का हनीमून। विमला अपने घर के दरवाजे पर आरती की थाली लिए अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। विमला की बड़ी बहू रानी जहां महंगे शादी के जोड़े और गहनों में लदी थी क्योंकि वो एक अमीर घर से आई थी, तो वहीं गरीब घर से होने के कारण छोटी बहू अनीता ने लाल साड़ी और थोड़े गहने पहने हुए थे। अपनी बड़ी बहू की आरती उतारते हुए विमला की नजर रानी के हार पर पड़ती है। बहू, तेरा ये हार तो बहुत भारी लग रहा है। लग नहीं रहा माँ जी, ये भारी है। मैंने ऑर्डर देकर बनवाया है, असली सोने का है। सोने का हार? तभी तो कहूँ इतना चमक कैसे रहा है, जरा देखूं तो। माँ जी, आपने हमारी आरती तो उतारी ही नहीं। अरे तू कोई देवी है जो बिना आरती के अंदर नहीं आएगी? और तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोला नहीं करते। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर अनीता हैरान रह जाती है। जैसे तैसे ये दिन गुजर जाता है। रानी अमीर घर से आई थी और उसके महंगे गहनों के लालच में विमला उससे बड़े ही प्यार से बात किया करती थी, तो वहीं अनीता के गरीब घर से होने के कारण विमला उससे हर काम में कमी ही निकाला करती। एक शाम अनीता सभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है, तभी नीलेश रानी को उदास देखकर कहता है, क्या हुआ रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो आज? समझ गई बहू, तुझे चाय पसंद नहीं आई ना। कितनी बार कहा है इसे कि मन लगाकर खाना पीना बनाया कर, पर नहीं, मेरी तो सुनती ही नहीं है ये। पर माँ, चाय तो अच्छी बनी है, आप पीकर देखिए। ठीक ही बनी है देवर जी, कोई खास स्वाद नहीं है। और माँ जी, मैं इसीलिए उदास हूँ क्योंकि मैं घर में बोर हो रही हूँ। अरे दीदी, इतनी सी बात, आप घर के काम में मेरी मदद करेंगी ना तो बोर नहीं होंगी। तू कुछ ना ही बोल तो अच्छा है। रानी बहू, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं। अब तो तुम दोनों को अपने हनीमून पर जाना चाहिए। माँ जी, आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी। मैं आज ही कोई अच्छी जगह देखकर प्लान बनाती हूँ। हनीमून की बात सुनकर अजय अनीता की तरफ देखता है और बहुत हिम्मत करके विमला से कहता है, माँ, शादी के बाद से अनीता भी घर के कामों में ही उलझी रहती है। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हम दोनों भी कहीं घूम आते हैं। नीलेश तो कंपनी में मैनेजर है, 1 महीने की छुट्टी भी करेगा तो पैसे नहीं कटेंगे उसके, लेकिन तू तो 4 पैसे की नौकरी करता है। अब हनीमून पर जाने के लिए छुट्टी लेगा तो तनख्वाह नहीं कटेगी क्या तेरी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अजय विमला के मना करने के बाद एक शब्द नहीं कहता और वहां से उठकर चला जाता है। अब बीतते समय के साथ रानी अपने हनीमून के लिए प्लानिंग करने लगती है, तो वही अनीता अकेले ही सारे घर का कामकाज संभालती है। एक रोज विमला रानी के साथ शॉपिंग करके घर लौटती है तो लाए हुए कपड़े देखने लगती है। तभी सफाई कर रही अनीता एक ड्रेस को उठाकर कहती है, वाह दीदी, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। अपनी मिट्टी वाले हाथों से छूकर ड्रेस को गंदा कर दिया ना तुमने? मैं तो बस देख रही थी दीदी। हाँ, तो हाथ में लेकर देखने की क्या जरूरत थी, नास पीटी कहीं की। पता भी है कितनी महंगी ड्रेस है, तेरी 2 से खरीदने की भी औकात नहीं है। विमला की कड़वी बातें सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रसोई में जाकर खुद से कहती है, मेरे गरीब होने के कारण माँ जी मुझे इतना नापसंद करती है, न जाने कब वो मुझसे सही बर्ताव करेंगी। कुछ दिनों बाद नीलेश और रानी अपने सूटकेस के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी विमला दोनों को फ्लाइट की टिकट देकर कहती है, ये रही तुम्हारी फ्लाइट की टिकट, आराम से जाना और अच्छे से घूमना। माँ जी, आपने हमारे लिए फ्लाइट टिकट बुक की? आप कितनी अच्छी है माँ जी, मैं आपके लिए गोवा से कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। अरे बहू, क्या तू भी मेरे लिए पैसे खर्च करेगी? कुछ देना ही है तो वो अपने सोने का हार दे दियो। हाँ हाँ माँ जी, वो मैं आने के बाद देती हूँ। चलो जी, कहीं फ्लाइट ना निकल जाए। रानी और नीलेश अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं विमला सोने के हार के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही होती है। वैसे फ्लाइट की टिकट लेने में ज्यादा खर्चा हो गया, पर कोई नहीं, बहू के लौटने पर उसका सोने का हार तो मिलेगा। हाय दैया, आई मर गई बहू। माँ जी, आप कैसे गिर गई? मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। अनीता जल्दी ही फोन करके डॉक्टर और अजय को बुलाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर विमला की जांच करके बताता है, सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। कम से कम 2 हफ्ते में ये ठीक होंगी। ये मैंने दवाइयां लिख दी हैं और इनका खास ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर। हाय हाय, ये क्या मुसीबत आ गई, मेरा तो चलना फिरना भी दुर्भर हो गया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप बस आराम कीजिए। अरे पहले तू मेरे बड़े बेटे बहू को इस बात की जानकारी दे।
माँ क्या जरूरत है उन्हें बताने की, वैसे भी वो कल ही तो गए हैं और आपका छोटा बेटा बहू यही है, आप चिंता मत कीजिए। अजय के समझाने के बाद भी विमला जिद करने लगती है तो अनीता रानी को कॉल करती है, लेकिन घर से कॉल आता देखकर रानी गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये घर वालों को जरा सा भी चैन नहीं है, इस फोन को मैं बंद ही कर देती हूँ। रानी, अजय का मैसेज आया था कि माँ सीढ़ियां से गिर गई है और उनके पैर में फ्रैक्चर है। अच्छा, ये तो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन हम लोग दूर बैठे कर भी कह सकते हैं। तुम चिंता मत करो, देवर देवरानी जी तो है वहाँ, वो ही माँ जी को संभाल लेंगे। नीलेश रानी की बातें सुनकर हैरान था, लेकिन फिर भी रानी उसे किसी तरह समझा लेती है। इधर अनीता अपनी सास की खूब सेवा करती है, उसके समय से खाने पीने से लेकर दवाई तक का पूरा ख्याल रखती और तो और उसे सहारा देकर चलाने की भी कोशिश करती है। इस तरह पूरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है और डॉक्टर विमला के पैर का प्लास्टर हटाने के लिए घर आता है। अब आपका पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागना शुरू कर दें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई खतरा मोल नहीं लेना है। वैसे आपकी बहू ने आपका बहुत ख्याल रखा है, समय समय पर आपको हॉस्पिटल लाना ले जाना, दवाइयां देना और खासकर आपके खाने का ख्याल रखने के कारण ही आप जल्दी से ठीक हो पाई हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी कही बातें विमला को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सच में मैं अपनी छोटी बहू को हमेशा गरीब होने के कारण ताने मारती रही, कभी उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसने इस कठिन समय में पूरे मन से मेरी सेवा की। विमला को अब इस बात का एहसास हो गया था कि अब तक वो अनीता के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। 2 दिन बाद अब रानी और नीलेश भी हनीमून से लौट आते हैं और आते ही रानी अनीता को अकड़ कर कहती है, ओहो, कितनी गर्मी है, अनीता ठंडा पानी लेकर आना। छोटी बहू को अपने हनीमून के लिए निकलना है बड़ी बहू, इसलिए अपने साथ साथ मेरे लिए भी ठंडा पानी लेकर आओ। माँ जी, आप मुझसे काम करने को कह रही हैं? नहीं नहीं बहू, मैं तो हवा से बातें कर रही हूँ। अरे इस घर की बड़ी बहू तू है, तो तुझसे नहीं तो क्या पड़ोसन की बहू से कहूंगी। माँ जी, अचानक आपको क्या हो गया है? हाँ माँ जी, आप तो नहीं चाहती थी ना कि मैं हनीमून पर जाऊं, तो फिर अब? तब मेरी आंखों पर अमीरी गरीबी की पट्टी बंधी थी बहू, जो मेरे पैर टूटने के बाद ही खुली है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। माँ, आप भी हमें माफ कर दो, सारी बात पता होने के बाद भी हम वापस नहीं आए। माफी मांगो माँ से रानी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं स्वार्थी हो गई थी। माफी तो अनीता बहू से मांग तू, मेरे साथ साथ तूने उसे हमेशा नीचे दिखाया है। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, जो हुआ सो हुआ, हम एक परिवार हैं और साथ मिलकर खुशी से रहें, मैं बस यही चाहती हूँ। इस तरह अनीता अपनी सास और अपनी जेठानी को उसके किए के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद विमला अगले दिन ही फ्लाइट से अपनी छोटी बहू अनीता और अजय को उनके हनीमून पर भेज देती है। इसके बाद वो काफी अच्छे से घूमते हैं और कुछ ही दिनों बाद वापसी करके अपने घर आ जाते हैं, जहाँ सभी मिलजुल कर काफी खुश रहते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, रसोई का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। हाँ माँ जी, अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने भी, अब रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं इसके साथ अब और खाना नहीं बना सकती। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो रसोई का बंटवारा कर रही हो? नहीं जतिन, अगर अब इन दोनों को रसोई का बंटवारा करना है तो रसोई का बंटवारा होकर ही रहेगा। यही चाहती हो ना तुम दोनों की रसोई का बंटवारा हो, तो ठीक है। आखिरकार क्यों मिश्रा परिवार की दोनों बहुएं रसोई के बंटवारे को लेकर इस तरह लड़ रही थी? क्यों दोनों रसोई का बंटवारा करना चाहती थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की पूरियों में से। छोले भी बन चुके हैं, आज तो दोनों बच्चे खाना खाकर खुश हो जाएंगे। सुमित्रा अपने दोनों बेटों के लिए गर्मा गर्म पूरी और छोले की सब्जी बना रही होती है। तभी सुमित्रा का हाथ गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई पर जा लगता है, जिससे तेल की कढ़ाई गिरती है और सारा खौलता हुआ तेल सुमित्रा के हाथ पर आ गिरता है। सुमित्रा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोनों बेटे भागते हुए रसोई में आते हैं। हे भगवान, ये तेल आपके हाथ पर कैसे गिर गया? जतिन, जल्दी से गाड़ी निकाल, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। भैया, उससे पहले मैं जल्दी से आलू घिसकर माँ के हाथ पर लगा देता हूँ, इससे हाथ पर छाले नहीं पड़ेंगे। जतिन आलू घिसकर अपनी माँ के जले हुए हाथ पर लगा देता है और अब दोनों जल्दी से सुमित्रा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ज्यादा जलन तो नहीं हो रही ना? डॉक्टर ने कहा है कि शाम तक जलन कम हो जाएगी, बस समय पर दवाई लगानी है। माँ, अब आपकी उम्र हो चुकी है, कितनी बार कहा है कि रसोई में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। देखा ना कितना बड़ा हादसा हो गया। भैया, मैं कल ही घर के काम और खाना बनाने के लिए नौकरानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं जतिन बेटा, आजकल की नौकरानियां ना ही तो घर का ठीक से काम करती हैं और ना ही ढंग का खाना बनाती हैं। तो क्या करें हम?
आप ही बताओ, अब ऑफिस छोड़कर घर में ही नहीं रह सकते ना? और आपको भी इस उम्र में ज्यादा काम करने से हुए हम नहीं देख सकते। इतनी ही माँ की फिक्र है तो घर क्यों नहीं बसा लेते? हमारे मोहल्ले में सभी लड़कों का घर बस चुका है, सिर्फ तुम दोनों को छोड़कर। बहू आएगी तो घर भी संभाल लेगी और मुझे भी। वैसे भैया माँ कह तो ठीक रही है, हम दोनों ही अब काम में सेटल हो चुके हैं, यही सही वक्त है। इससे माँ को भी राहत मिल जाएगी और हमें भी माँ की ज्यादा फिक्र नहीं होगी। सुमित्रा के दोनों बेटे शादी के लिए मान जाते हैं। जल्दी सुमित्रा अपने दोनों बेटों के लिए मेघा और सुमन नाम की 2 लड़कियों को पसंद करती है और कुछ वक्त में इनकी शादी हो जाती है। और आज दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें दोनों मिलकर काफी स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। क्या बात है, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल जैसा माँ बनाती है वैसा ही। अरे बनेगा भी क्यों नहीं, माँ जो ढूंढ कर लाई है। अरे अब तुम दोनों का घर बस चुका है, माँ की नहीं बीवी की तारीफ करने का समय है। बहुओं, सच में खाना बहुत अच्छा बना है, ये लो मेरी तरफ से अपनी पहली रसोई का शगन रखो। दोनों बहुएं शगुन लेकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं। अपनी बहुओं के आ जाने से सुमित्रा को बड़ी राहत मिल चुकी थी, लेकिन क्या ये राहत ज्यादा दिनों तक रह पाएगी? जिन दोनों बहुओं में आज इतना प्यार है, क्या ये आगे तक रह पाएगा, या हर घर की तरह इस घर में भी इन दोनों बहुओं में महाभारत छिड़ेगी? आइए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज छोले भटूरे बनाते हैं खाने में। नहीं, छोले भटूरे नहीं, हम पाव भाजी बनाएंगे। मेरा पाव भाजी खाने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, आज तो घर में छोले भटूरे ही बनेंगे। कल भी तुम्हारी पसंद का खाना बना था घर में, तो क्या हो गया, खाया तो तुमने भी था ना। बनेगी तो सिर्फ पाव भाजी ही बनेगी। दोनों बहुओं में छोले भटूरे और पाव भाजी को लेकर बहस छिड़ जाती है। तभी दोनों बहुओं की आवाज आती सुनकर सुमित्रा रसोई में जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया तुम दोनों को? किस बात पर बहस कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। मम्मी, आज खाने में मुझे छोले भटूरे बनाना है, लेकिन ये तो पाव भाजी की जिद कर रही है। माँ जी, बनेगी तो पाव भाजी, छोले भटूरे नहीं, बोल दीजिए इसे। बस भी करो दोनों, ना घर में छोले भटूरे बनेंगे ना पाव भाजी। चुपचाप से पुलाव बना लो, ठीक है? इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं एक दूसरे से मुंह बनाकर पुलाव की तैयारी करने लगती हैं और अक्सर दोनों में घर में क्या बनेगा क्या नहीं, इस चीज को लेकर हमेशा लड़ाई हुआ करती है। जब मैंने राजमा भिगो दिए थे तो तुमने मटर पनीर की सब्जी क्यों बनाई? अब ये राजमा खराब नहीं हो जाएंगे? तुमने मुझे बिना बताए राजमा भिगो दिए थे, बताने में क्या टैक्स लग रहा था? दोनों बहू की छोटी छोटी बहस अब इतनी बढ़ने लगती है कि दोनों ही मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती हैं और कोई भी खाना नहीं बनाती। 9 बज गए हैं और अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा, कहाँ रह गई हैं दोनों? दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं। आज तो चूल्हा ही नहीं जला है। दोनों बहू के खाना न बनाने के चक्कर में दोनों भाई बाहर ही खाना खा लिया करते थे, और अगर कभी दोनों खाना बनाती भी तो एक दूसरे के खाने में नमक तो कभी मिर्ची डालकर खराब कर देती थी। सुमन, कितना नमक डाला है तुमने, बिल्कुल कड़वी सब्जी कर दी है, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही खाना खा लेता। लेकिन मैंने तो सब्जी में नमक कम ही डाला था और चेक भी किया था। जरूर ये इस मेघा की करामात है। दोनों बहुएं अब रसोई को लेकर एक दूसरे से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब रसोई के बंटवारे करने पर उतर आती हैं। सुमित्रा भी रोज रोज की चिक चिक से अब काफी थक चुकी थी, इसलिए न चाहते हुए भी सुमित्रा को दोनों बहुओं के बीच रसोई का बंटवारा करना ही पड़ता है। सुमित्रा खुद ही रसोई के सारे बर्तन सामान का बंटवारा कर साथ ही साथ रसोई में बीचों बीच बंटवारे की लाइन भी खींच देती है। एक काम करती हूँ, आज खाने में मटर मशरूम और रोटी बना लेती हूँ। इन्हें भी कब से मशरूम की सब्जी याद आ रही है। सुमन अपने बंटवारे की रसोई में मटर पनीर की सब्जी बना रही होती है। तभी सुमन की सब्जी का तड़का जलता है तो कभी सब्जी में मिर्च मसाले ज्यादा हो जाते हैं। 2 से 3 बार कोशिश करने पर भी सुमन ठीक से सब्जी नहीं बना पाती। ये मटर मशरूम की सब्जी तो मेघा ही अच्छी बनाती थी, इतनी कोशिश कर ली लेकिन अभी तक नहीं बनी। रसोई के एक हिस्से में सुमन बार बार अपने फेल अटेम्प्ट्स को देखकर परेशान हो रही थी, वहीं बंटवारे के दूसरे हिस्से में मेघा बड़ी आई थी। अब पता चलेगा इसी रसोई का बंटवारा करने का अंजाम। एक काम करती हूँ, आज इसी खुशी में खीर बना लेती हूँ। सुमन को परेशान देख मेघा खुश होकर खीर बना रही होती है, लेकिन लापरवाही के चलते मेघा की खीर जल जाती है। अरे यार, मेरे हिस्से में तो कस्तूरी मेथी खत्म हो गई है। अब क्या करूं? बिना कस्तूरी मेथी के तो सब्जी में स्वाद भी नहीं आएगा। इसके पास कितनी सारी कस्तूरी रखी है, लेकिन ये देगी थोड़ी ना, और ना ही मैं मांगूंगी। आज तो इन्हें टमाटर की चटनी खानी थी, लेकिन टमाटर ही खत्म हो गए हैं। मंडी भी कितनी दूर है। देख रही हैं कि मैं टमाटर को लेकर परेशान हो रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि आकर मुझे थोड़ी टमाटर दे दें। मैं भी क्यों मांगू इससे। रसोई के बंटवारे के बाद दोनों बहुएं कभी अपने हिस्से की रसोई में सामान खत्म होने को लेकर परेशान होती, तो कभी अकेले ही खुद पर सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी को लेकर। पहले कितना सही था कि सब्जी में बना लेती थी और रोटी चावल ये,
लेकिन अब देखो, अब तो हर चीज मुझे ही बनानी पड़ती है। जब ये जानती हैं कि रसोई का बंटवारा हो चुका है और मुझे ही अकेला सारा खाना बनाना पड़ता है, तो इन्हें क्या जरूरत थी अपने दोस्तों को खाने पर बुलाने की। इतने सारे दोस्तों को बुला लिया, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश। बहू थोड़ी ना हूँ मैं तो हूँ बावर्ची। दोनों बहू की रसोई के बंटवारे के बाद हालात धोबी के कुत्ते की तरह हो गए थे। दोनों परेशान होकर हॉल में बैठी होती हैं कि तभी वहां सुमित्रा आती है। क्या हुआ मेघा, सुमन, बड़ी परेशान लग रही हो। मुझे तो लगा कि रसोई के बंटवारे के बाद तुम दोनों काफी खुश रहोगी, लेकिन तुम तो देवदास की तरह मायूसी में डूबी हुई हो। माँ जी अब क्या बताऊँ, मैं बंटवारे के बाद खुद ही अकेले ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है ना, और अगर कोई चीज खत्म हो जाए तो उसके लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। मेरा तो कभी सब्जी का तड़का जलता है तो कभी रोटी। जिस तरह का खाना मैं इन्हें खिला रही हूँ ना, मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में मुझे तलाक दे देंगे। अब समझ आया तुम दोनों को कि घर बंटवारे से नहीं बल्कि समझदारी से चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बर्तनों को उठाकर बाहर फेंक दें। ठीक उसी तरह ये बात बहुओं पर लागू होती है। लड़ाई बहस तो होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंटवारा ही कर लो। माँ जी आप ठीक कह रही हैं, हम घर की बहुएं हैं, हमें तो परेशानी का हल निकाल उसे ठीक करना चाहिए था, लेकिन हम ही बंटवारा करने पर उतर आई। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, अब दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी हमसे। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और बंटवारे की लाइन को मिटाकर 2 हिस्सों में बटी रसोई को दोबारा से एक कर लेती हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को समझते हुए अच्छे से अपनी रसोई की जिम्मेदारी को संभालती हैं।